तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कहते हैं कि जो शंका होती है वो भूत से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। यानी अगर आपको किसी बात को लेकर मन में शंका बैठ जाए कि सामने वाला गलत है, सामने वाला इस चीज़ में गलती कर सकता है, आपको सामने वाले पे भरोसा ना हो, तो कई बार आप उसी शंका में, उसी डाउट में कई ऐसी चीज़ें कर जाते हैं। उस शंका की वजह से आपके अंदर इतना तैस आ जाता है, इतनी गुस्सा लग जाती है कि उस गुस्से में आप वो काम कर जाते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो कितना भयानक होता है, कितना विभत्स होता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितने लोगों की जान जा सकती है। आज की कहानी इस बात का एक परफेक्ट मिसाल है। आज की कहानी झारखंड की है। कहानी झारखंड के रांची की है और इसी रांची में एक थाना लगता है, ठाकुर गाँव। दरअसल बात है 5 अप्रैल साल 2023, यानी आज से महज 3 से 4 दिन पहले 5 अप्रैल साल 2023 को इसी ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में एक घाटी है, बगदा घाटी, और इसी घाटी में एक जंगल था और इसी जंगल में 3 लाश मिलती हैं। लाश गांव वाले देखते हैं। देखने के बाद लाश की हालत तो मानो ऐसी थी कि उनकी रूह तक कांप गई। फ़ौरन थाने में फ़ोन करते हैं। थाने वाले पहुंचते हैं और जैसे ही लाश को वो लोग भी देखते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता कि इस लाश को कैसे छुएं, कैसे हटाएं। लाश पूरी तरह जल चुकी थी, चमड़े पूरे हड्डियों से चिपक चुके थे, आंखें फूट के बाहर आ चुकी थी। सबूत के नाम पे, सुराग के नाम पे जो कुछ वहाँ मिला वो महज कुछ दांत, कुछ हड्डियों के टुकड़े, एक जली हुई चप्पल, कुछ चूड़ियाँ और कुछ लॉकेट वगैरह। 3 लाशें थीं, इसमें से 2 लाश बच्चों की थी, एक लाश किसी महिला की थी। अब पुलिस वाले लाश पाते हैं, लाश को कब्जे में लेते हैं, उस जगह को कब्जे में लेते हैं, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये लाशें मिली थी, पुलिस वालों को पुख्ता जानकारी थी और पुख्ता यकीन था कि ये जो लाशें हैं इनके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुआ है। चूँकि जिस हिसाब से लाश को जलाया गया, अब पता नहीं जिंदा जला दिया गया या फिर मरने के बाद जलाया गया, लेकिन जो भी चीज़ें हुई ये किसी खतरनाक क्रिमिनल या फिर किसी खतरनाक अपराधी का ही काम है। अब ऐसी बात थी तो फिर फ़ौरन वहाँ पे एसएफएल और डॉग स्क्वाड ये सारी टीमें पहुँची। जांच पड़ताल शुरू हुई और सबसे पहले अब ये पता करना था कि ये मरने वाले तीनों लोग हैं कौन, इनका आपस में क्या रिश्ता है और इनका आसपास के लोगों से क्या रिश्ता है। लिहाजा अब डॉग स्क्वाड और एफएसएल की सारी टीमें तो अपना काम कर रही थी, लेकिन इस गुत्थी को जो सुलझाना था वहाँ की लोकल पुलिस को सुलझाना था। लोकल पुलिस इन लाशों के डिस्क्रिप्शन को नोट करती है। नोट करने के बाद फिर अपने थाने आती है, चेक करती है कि कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेन, कोई ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट अगर दर्ज हो, कोई ऐसा मामला हो, तो फिर उनके परिवार वालों को बुलाया जाए, बॉडी को शिनाख्त के लिए दिखाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि किसी भी थाने में ऐसी कोई रिपोर्ट, ऐसी कोई गुमशुदगी की तस्वीर या फिर कोई ऐसी मैटर के बारे में कोई भी कंप्लेन दर्ज ही नहीं थी। लिहाजा जब कोई कंप्लेन दर्ज नहीं है तो फिर पुलिस वालों को और कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। आसपास के लोगों में, आसपास के इलाकों में फ़ोटो जो थी वो वायरल करनी पड़ी। डिस्क्रिप्शन भेजा गया कि किसी भी क्षेत्र में कोई महिला, कोई बच्चे किसी भी घर की इस तरह से गायब हों तो आप आएँ, बॉडी को लेके जाएँ, आप शिनाख्त करें। अब इतनी सारी चीज़ें की गई, उसके बाद फिर इंतज़ार किया जाने लगा कि कोई हो जो आए। अब व्हाट्सएप का ज़माना है और व्हाट्सएप में जब फ़ोटोज़ पड़ी तो देखते ही देखते ये फ़ोटो वायरल होते होते एक थाना क्षेत्र से दूसरे थाना क्षेत्र में, फिर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में वायरल होती चली गई। अब धीरे धीरे ये तस्वीर वायरल हुई और ये तस्वीर फिर एक परिवार के पास पहुंचती है और ये परिवार उस रांची से कई किलोमीटर दूर एक दूसरे ज़िले रामगढ़ के बासल थाना के एक रसदा गांव का था। अब रसदा गांव में ये तस्वीर पहुंचती है। गांव वाले फ़ौरन उस तस्वीर को देखते हैं और संजोग से इनके भी घर के कुछ लोग उसी हिसाब से गायब थे। लिहाजा एक आदमी जिसका नाम विजेंद्र है वो फ़ौरन भाग के पहुंचता है ठाकुरगंज थाना। ठाकुरगंज थाना पहुंचता है। पहुंचने के बाद फिर कहता है कि साहब, मेरे भी 2 बच्चे और मेरी पत्नी गायब है और आप एक बार कुछ चीज़ें दिखा दीजिए। मुझे लगता है कि ये सारा जो सामान आप जिस हिसाब से लिस्ट किए हैं, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी के हैं, मेरे बच्चों के हैं। अब पुलिस वाले जब देखते हैं कि सामने कोई आया है बॉडी की क्लेमिंग करने, तो पुलिस वाले फ़ौरन सारी चीज़ों को दिखाते हैं। चूड़ियाँ दिखाते हैं, दांत दिखाते हैं और जो सारी चीज़ें वहाँ पे सूटकेस मिला था और काक चीज़ें और मिली थी, उन सारी चीज़ों को जैसे ही दिखाते हैं
तो चूड़ी और इन सारी चीज़ों से तो पहचान नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही दांत और जैसे ही जबड़े का हिस्सा वो आदमी देखता है, फ़ौरन ही फूट फूट के रोने लगता है और कहता है कि साहब, ये महिला मेरी पत्नी है और ये जो दोनों बच्चे हैं, इसमें से एक बेटा मेरा 8 साल का आर्यन है और दूसरा मेरा 4 साल का इसराज है। अब पुलिस वाले बड़े संकट में पड़ते हैं कि एक आदमी जिसकी पत्नी है, आदमी दूसरे थाने का है, दूसरे ज़िले का है, उसकी पत्नी गायब हुई है, वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, उसकी पत्नी की लाश यहाँ पे आके मिलती है इतने किलोमीटर दूर। अब पुलिस वाले और परेशान। अब पुलिस वाले इस आदमी से पूछते हैं कि क्या तुमको किसी पे डाउट है, क्या कुछ हुआ था, कैसे ये गायब हुई। अब इस पे वो आदमी बताता है कि साहब, मेरा नाम विजेंद्र है, मैं नासिक में रह के काम करता हूँ और 2 तारीख को मैं नासिक से रांची पहुँचा। रांची स्टेशन पे उतरा और काफ़ी लेट हो गया था, रात हो गई थी, लिहाजा फिर नासिक में ही रुकता हूँ और 3 तारीख को अपने घर पहुँचता हूँ रसदा में। अब जैसे ही घर पहुँचता हूँ तो फिर मेरी सास, माफ़ कीजिएगा, मेरी माँ और मेरे जो पिताजी हैं वो मिलते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी गायब है, हम लोग उसको खोज रहे हैं और आज से ही गायब है। अब 3 तारीख से गायब है मेरी पत्नी। 3 तारीख को हमने बासल थाने में जाके कंप्लेन दर्ज करवाई। थाने वाले भी ढूंढ रहे हैं, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, और तभी ये फ़ोटो वायरल होते होते पहुंची और तब जाके मुझे पता चला कि किसी ने मेरी वाइफ को और मेरे दोनों बच्चों को इस तरह से मार के जला दिया है। अब पुलिस वाले पूरी बात सुनते हैं। सुनने के बाद पूछते हैं कि क्या आपको किसी पे डाउट है, कोई दुश्मन रहा हो, कोई ज़मीन का मामला रहा हो, कोई पैसों का विवाद रहा हो। अब सारी चीज़ें थाने वाले पूछते हैं और सारी चीज़ों में जो इसका पति था महिला का, विजेंद्र, वो इनकार करता है। कहता है कि साहब, हम तो बड़े गरीब लोग हैं, मैं खुद बाहर रह के कमाई करता हूँ, जैसे तैसे करके पेट पालता हूँ, अब किसी से क्या दुश्मनी हमारी। और मेरा जो पिता है, मेरे जो पिताजी हैं, वो खुद ही अभी हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनके पैर में चोट लगी थी और वापस आते हैं तो देखते हैं कि जो मेरी वाइफ है वो गायब है। अब क्या हो गया क्या नहीं हो गया हमको कुछ पता नहीं है। अब इधर ये आदमी अपनी कहानी सुना रहा था, धीरे धीरे कहानी लोगों के सामने पहुंची। ये न्यूज़ भी बाहर आई कि कोई बासल थाने की एक रसदा गांव की रहने वाली महिला है, उसके 2 बच्चे हैं, उनको मार के फेंक दिया गया। किसने मारा, कैसे मारा, कुछ पता ही नहीं है। अब ये सारी चीज़ें भी जब धीरे धीरे वायरल हुई तो इस महिला जिसका नाम ममता था, उसके पिता थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद कहते हैं कि साहब, मेरे जो बिटिया है, मेरी जो बेटी है, उसको किसी और ने नहीं, मेरे ही दामाद ने और मेरे ही बिटिया के ससुर ने, सास ने, इन्होंने ही मारा होगा। 10 साल पहले शादी हुई थी और तब से मेरी बिटिया को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और प्रताड़ित करने की वजह से एक बार हमने 5 मार्च को ही कंप्लेन भी दर्ज की थी और आज देखिए 1 महीने जैसे ही बीता मेरी बेटी को मार दिया गया। अब ससुर जब ये बात बताता है, यानी मरने वाले का पिता जब ये बात बताता है और अपने ही दामाद पे इल्ज़ाम लगा देता है, तो पुलिस वालों को भी लगता है कि चलो, अगर ये कह रहा है तो इस एंगल पे जांच करनी चाहिए। लेकिन ऐसे केसों में अक्सर मैंने भी देखा है कि जब बेटी की मौत होती है तो जो ससुराल वाले हैं, मतलब कायदे से कहा जाए तो मरने वाले के जो मायके वाले हैं, वो फ़ौरन अपनी बेटी के ससुराल वालों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि मेरी बेटी को उसने ही मारा होगा। कई बार ऐसा होता है कि बिटिया सुसाइड भी कर लेती है, उस पर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नेचुरल डेथ होती है, उसमें भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। अब पुलिस वाले भी बहरहाल इस बात से पूरी तरह परिचित थे, लेकिन अब पिता कहता है तो उन्हें लगता है कि चलो जांच कर लेनी चाहिए। इस पे अब पूछते हैं उसके पति से, विजेंद्र से, कि क्या कुछ हुआ था, एक बार तुम सही सही बताओ। तो उस पर फिर वही बताता है कि मैं नासिक में रह रहा था, नासिक से मैं 2 तारीख को चलता हूँ, 2 तारीख को यहाँ पहुँचता हूँ, 3 तारीख को मैं फिर रसदा आता हूँ और रसदा आके देखता हूँ तो फिर ये गायब थी। उसके बाद मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है खुद ही। उसके बाद तस्वीर वायरल होते होते पहुँची तो फिर मुझे लगा कि चल के देखते हैं, हो सकता है मेरी पत्नी हो। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि चलो इसकी इस बात पे जांच की जाए कि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आया था या फिर नहीं आया था। अब पुलिस वाले इसको जांच करने के लिए, इसकी पड़ताल करने के लिए जो टेक्निकल टीम है उसका सहारा लेते हैं। टेक्निकल टीम जांच करती है, पड़ताल करती है, उसका नंबर लेके उसकी CDR, उसकी लास्ट लोकेशन, ये सारी चीज़ें जब खंगालती है तो पता चलता है कि जितनी भी चीज़ें इसने बोली वो सारी चीज़ें सही हैं। 2 तारीख को ये रांची से चलता है, माफ़ कीजिएगा, 2 तारीख को ये चलता है वहाँ से, नासिक से,
3 तारीख को ये रांची पहुंचता है, 2 तारीख की रात को ही। उसके बाद 3 को फिर ये रसदा आता है। और ये सारी चीज़ें जो इसने बताई थी वो एकदम इसके टाइम मैप पे एकदम सही थी। अब इधर पिता कह रहा था कि दामाद कातिल है, दामाद बता रहा है कि वो बाहर था, और टेक्निकल टीम भी इस बात की पुष्टि कर रही है कि वो बाहर था। तो फिर सवाल यही था कि आखिर कातिल कौन है और कौन सही बोल रहा। बहरहाल अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं और छानबीन करते रहते हैं, और उन्हें लगता है कि चलो एक काम करते हैं, जिस जगह पे ये मर्डर हुआ है, जिस जगह पे लाश मिली है, वहाँ पे कितने नेटवर्क एक्टिव थे, कौन कौन से सिम थे, कौन कौन सी कंपनी के प्रोवाइडर के नेटवर्क एक्टिव थे, उसको खंगाल लेते हैं। और वो क्राइम सीन से सबसे पास में जो मिलेगा उसको हम जीरो इन कर लेंगे। उसके बाद फिर ये मामला रफा दफा हो जाएगा, कातिल जो होगा निकल के सामने आ जाएगा। अब पुलिस वाले इस एंगल पे जैसे ही जुटते हैं, उन्हें लगता है कि अब तो टेक्निकल टीम जुट चुकी है, तो मामला पानी की तरह साफ हो जाएगा। टेक्निकल टीम जैसे उस जगह का जो दौरा करती है, तो पता चलता है कि वहाँ तो कोई टावर ही नहीं है। यानी वहाँ पे कौन सा नेटवर्क आया, कौन सा मोबाइल फ़ोन वहाँ पे एक्टिव था, इस बात की जानकारी निकाली ही नहीं जा सकती। अब पुलिस वालों को यहाँ से भी कुछ नहीं मिला, तो उन्हें लगा चलो और जांच करनी चाहिए। और घूम फिरा के जो प्राइम सस्पेक्ट बन रहा था उसी का पति विजेंद्र बन रहा था, चूँकि ससुराल वाले जो थे वो बार बार इसी बात की पुष्टि कर रहे थे कि दामाद नहीं मारा है। लेकिन अब टेक्निकल टीम कह रही है कि दामाद जो है वो बाहर था, यहाँ पे था ही नहीं। तब पुलिस वालों को लगता है, खासकर जो ठाकुरगंज थाना है वहाँ के पुलिस वालों को लगता है कि चलते हैं इसके गांव के पुलिस वालों से बात करते हैं। अगर वो थोड़ा सा कॉपरेट करें, थोड़ा सा पता करें, तो हो सकता है कि मामला जो है वो सुलझ जाए। अब ठाकुरगंज पुलिस वाले जो थे, जो ठाकुरगंज थाने के पुलिस वाले थे, वो जाते हैं वासल थाना क्षेत्र में, वहाँ के पुलिस वालों से बात करते हैं और कहते हैं कि आप थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा कीजिए, थोड़ी सी और चीज़ों पे नज़र डालिए, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी जानकारी में आ सकती हैं। क्योंकि जिस जगह का या फिर जिस थाने क्षेत्र का रहने वाला आदमी होगा, वहीं का थाना क्षेत्र, वहीं के जो सीओ होंगे, एसओ होंगे, वहीं के जो सिपाही होंगे, उस आदमी के बारे में बेहतर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अब दूर वाला जो होगा वो तो वही जानेगा जो उसे बताया जाएगा। लिहाजा अब रसदा थाना क्षेत्र भी इस मामले में इन्वॉल्व होता है, बाकायदा कहता है कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और काफ़ी जांच पड़ताल के दौरान, काफ़ी छानबीन के दौरान कई चीज़ें जो निकल के सामने आई, उससे जो था शक फिर से इसी परिवार पे जाता है। पहली चीज़ ये निकल के सामने आई कि ससुराल वालों में और इस ममता में बिल्कुल पटती नहीं थी। आए दिन झगड़ा होता था, कई बार पंचायत बैठी, कई बार और सारी चीज़ें हुई। कई बार ऐसा हुआ कि ममता ने कहा था कि मेरी जान को खतरा है अपने माँ बाप से, और इधर ससुराल वाले कह ही रहे थे, यानी विजेंद्र के ससुराल वाले, कि जो कत्ल है इन्होंने ही किया। तब पुलिस वालों को लगता है कि काम करते हैं, अब सारे लोगों को उठाते हैं, उठा के फिर बारीकी से पूछताछ करते हैं। अब बारी बारी से विजेंद्र को उठाया गया, विजेंद्र से पूछताछ की गई, तो वही सारे जवाब ये देता है। अब यहाँ से कुछ मिला नहीं। तभी पुलिस वालों को एक चीज़ बड़ी गौर करनी पड़ती है। दरअसल जो विजेंद्र का पिता था वो हॉस्पिटल में भर्ती था और उसके पैर में चोट लगी थी। अब पैर में चोट लगना और उसी डेट पे, उसी तारीख पे उसी की बहू का मर्डर होना, तब पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि चोट मर्डर करने के दौरान ही लगी हो। लिहाजा पुलिस वाले इसको, यानी कि जो विजेंद्र के पिता हैं कमल राम, इसको उठाते हैं। उठाने के बाद थाने लाते हैं। लाने के बाद फिर घुमा घुमा के कभी कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, कभी कहते हैं कि तुम्हारी बहू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, कभी कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने जुर्म कबूल कर लिया। तमाम तरह से घुमाते हैं, तमाम तरह से पूछताछ करते हैं, और अंत में इन पूछताछ में, इस छानबीन में और इस इन्वेस्टिगेशन में जो ससुर कमल राम था वो टूट जाता है। टूटने के बाद फिर बड़े जोश में एक ही बार में कहता है कि हाँ मैंने ही मारा, और उसका चरित्र ऐसा था कि उसको मारना पड़ा। अब पुलिस वाले उसका एक बाले जुर्म सुन चुके थे कि उसने मारा। अब सबसे बड़ी बात थी कि मारा क्यों। अब इसके बारे में जब पूछा जाता है, तब जाके फिर इससे कहानी पूछी जाती है कि आखिर तुमने कत्ल क्यों किया। तब इस पर ये पूरी बात और पूरी कहानी सुनाता है। और इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि एक आदमी जो बाहर नौकरी करता है और एक आदमी जो महन घर में बैठा रहता है, वो किस हिसाब से जहन दिमागी हो सकता है, किस हिसाब से काम कर सकता है। दरअसल जो मरने वाली ममता थी, 10 साल पहले उसकी विजेंद्र से शादी हुई, और जैसे ही शादी हुई थोड़े टाइम बाद
ससुर ने जो बताया उस हिसाब से ममता का वहीं बगल के रहने वाले एक आदमी जिसका नाम शंकर साहू था उससे अफेयर हो जाता है। अब शंकर साहू से अफेयर होता तो इस बात की भनक जब विजेंद्र को लगी तो विजेंद्र फिर मना करता है और कहता है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, तुम किसी से बात क्यों करती हो। अब ममता इस पे कहती कि चलो ठीक है, मुझे बात नहीं करनी, मैं नहीं करूँगी। अब इसके बाद फिर ये जो विजेंद्र था वो कमाने चला जाता है और जैसे ही विजेंद्र कमाने जाता है ममता की जो नज़दीकियाँ हैं इस शंकर साहू से बढ़ने लगी। अब शंकर साहू आए दिन घर पे आता, आए दिन इससे मिलता, आए दिन बातचीत करता। अब धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैली कि कोई शंकर साहू है जिसका ममता से संबंध है। अब फैलते फैलते ये बात फिर कमल राम है ममता के ससुर, उन तक भी ये बात पहुंची और जब उन तक ये बात पहुंची तो मानो उनका गुस्सा 7वें आसमान पे था। अब कमल राम जो थे अपनी बहू को डांटते हैं, चिल्लाते हैं, बेइज्जत करते हैं, कहते हैं कि इस तरह से संबंध रखना किसी गैर मर्द से, जबकि मेरा बेटा भी जिंदा है, मरा नहीं है, ये सही नहीं है, ये चीज़ें गलत हैं। और इसी बीच जो ममता है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ममता प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद फिर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम यशराज, माफ़ कीजिएगा, आर्यन होता है। अब आर्यन पैदा हुआ, ममता खुश हुई कि चलो अब परिवार में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, घर को वारिस मिल गया। लेकिन जो परिवार वाले थे, खासकर जो विजेंद्र था, उसको लगने लगा कि ये जो बेटा आर्यन है वो उसका नहीं है और ये उसी पवन साहू का है, माफ़ कीजिएगा, शंकर साहू। अब इतनी बात जब मन में बैठ गई कि ये जो मेरा बेटा है ये मेरा ही बेटा नहीं है, तो फिर इस बात को लेके आए दिन तकरार होने लगी, आए दिन झगड़ा होने लगा। झगड़ा बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गया कि फिर अंत में इन दोनों ने फैसला कर लिया कि अब ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। अब ये फैसला हुआ, फिर दोनों में बातचीत बंद हुई, बातचीत एकदम ना के बराबर होने लगी, दोनों अलग अलग कमरे में सोने लगे। अब इस बात की भनक फिर जब ममता के मायके वालों को पहुंची तो फिर वो आते हैं, समझौता करवाते हैं, बातचीत फिर से शुरू होती है और इसी बीच ममता फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ममता प्रेग्नेंट हुई और एक और लड़का पैदा होता है जिसका नाम यशराज था। और जैसे ही ये पैदा होता है अब विजेंद्र को एकदम लगने लगता है कि ये लड़का मेरा नहीं है। अब एक घर में 2 लड़के हैं और दोनों लड़कों के लिए विजेंद्र के अंदर ना कोई फीलिंग थी, ना कोई अपनापन था। उसे ऐसा लगता था कि ये किसी और का खून है। लिहाजा अब तकरार बढ़ती गई, लेकिन इसी बीच अब विजेंद्र कमाने चला जाता है और फिर एक डेट आती है 2 अप्रैल साल 2023। 2 अप्रैल साल 2023 को जो ममता है सुबह सुबह अपने घर से निकल जाती है। अब घर में किसी को खबर नहीं कि ममता कहाँ गई। विजेंद्र भी फ़ोन करता है, फ़ोन उठता नहीं। सास ससुर भी परेशान है कि ममता कहाँ गई। पूरा दिन गायब थी, पूरे दिन ये लोग फ़ोन करते रहते हैं, इधर उधर खोजते रहते हैं, ममता का कहीं से कुछ पता नहीं चलता। और ममता फाइनली लौट के आती है 3 तारीख को, यानी एक दिन तक वो घर से गायब थी, किसी और के साथ थी। अब ममता गायब है पूरे 24 घंटे के लिए और इस बात पे जो पति है, जो ससुर है, जो सास है, जो देवरानी है, इन सब का गुस्सा अब 7वें आसमान पे। ससुर फ़ोन करके बताता है कि ममता 24 घंटे हो गए अभी तक आई नहीं। विजेंद्र भी एकदम गुस्से में आग बबूला। और इसी बीच जैसे ही ममता आती है, विजेंद्र को पता चलता है कि ममता आ गई, फ़ौरन अपने पिता को फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि काम करो, ममता को अब मार दो। क्योंकि अगर ममता ज़िंदा रही तो परिवार की नाक, परिवार की इज्जत आबरू इस तरह कटती रहेगी कि हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लिहाजा अब बेटा भी कह चुका था, सास ससुर गुस्से में थे, देवरानी भी गुस्से में थी, तो प्लान बनता है कत्ल का। अब कत्ल करने की तारीख, डेट, ये सारी चीज़ मुकर्रर होती है। हीट ऑफ मोमेंट था, कत्ल तुरंत करना था। लिहाजा जैसे ही ममता अपने बेड पे सो रही होती है, कमल राम, कौशल्या देवी और उसकी छोटी वाली बहू यानी ममता की देवरानी, ये तीनों लोग मिलके ममता का कत्ल करने लगते हैं। अब 2 लोग हाथ पकड़े हैं, एक आदमी गला दबा रहा है। अब चीख पुकार भी मची। अब चीख पुकार हुई, घर में शोर शराबा हुआ तो जो दोनों बच्चे थे आर्यन और यशराज, ये दोनों भी आ गए। अब देख रहे हैं कि उनकी माँ को तीनों लोग मार रहे हैं, माँ तड़प रही है। ये बच्चे भी छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब छोटे थे तो छुड़ा तो पाते नहीं और थोड़ी देर में ममता की मौत हो जाती है। लेकिन अब सबूत और सुराग ये दोनों बच्चे बन चुके थे, एक कत्ल जिसके ये दोनों अब चश्मदीद थे। लिहाजा फ़ौरन अब जो ससुर था, क्योंकि उसको लग भी रहा था कि ये उसका वारिस नहीं है, उसका खून नहीं है, तो उस बच्चे से कोई हमदर्दी भी नहीं थी। फ़ौरन उन बच्चों पे भी ये तीनों लोग टूटते हैं
टूटने के बाद उन बच्चों का भी कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल करने के बाद फिर प्लान होता है लाश को ठिकाने लगाने का। अब लाश को ठिकाने लगाना था, लेकिन कैसे लगाना था, क्या लगाना था, इस बात पे काफ़ी विचार करना पड़ा। क्योंकि आज के टाइम में अगर कहीं से भी कोई सबूत, कोई सुराग मिला तो फ़ौरन पुलिस वाले पकड़ लेंगे। लिहाजा कुछ ऐसा करना था जिससे अब लाश का पता ही न चल पाए। अब काफ़ी देर तक ये लोग सोचते हैं, लाश को घर में ही रखते हैं। फिर एक बोरी उठाते हैं, बोरी में फिर उन लाशों को भरते हैं। भरने के बाद बाइक पे उन लाशों को लेके निकलते हैं। निकलने के बाद फिर जाते हैं अपने थाने क्षेत्र को, अपने ज़िले को पार करते हैं। रामगढ़ ज़िले की ये रहने वाले जाते हैं रांची में। रांची में फिर ठाकुरगंज थाने में पहुंचते हैं। वहीं पे एक सुनसान जगह देखते हैं, उसी जंगल में जाते हैं। लाश को निकालते हैं। निकालने के बाद फिर कैरोसिन छिड़क के लाश पे आग लगा देते हैं। अब इन सारी चीज़ों में फिर जो कमल राम था उसके पैर में चोट लग गई और उसके लिए बचने का बढ़िया बहाना था, इसीलिए उसी चोट का हवाला देते हुए कमल राम जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। अब पुलिस वाले ये पूरी कहानी सुनते हैं। अब वजह इसने चाहे जो बताई हो, लेकिन कत्ल 3 हुआ था। तो चारों आरोपी को, कमल राम को, उसकी पत्नी कौशल्या देवी को, छोटी बहू जो थी, और विजेंद्र को, इन सबको उठा लिया गया। अब मामला कोर्ट के सामने जाएगा और जो चीज़ें होंगी वो होगा। चूँकि अभी आज ही पकड़ा गया और 3 दिन तक तो ये मामला रांची में बड़ा हाईलाइट रहा। चूँकि किसने मारा, कैसे मारा, मरने वाली कौन है, कुछ पता नहीं था। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। बातें कल के सवाल पे। और कल मैंने सवाल पूछा था कि मैक्सिमम मेगापिक्सल किसी कैमरे का कितना पॉसिबल है। तो वैसे तो पॉसिबल की तो कोई बात ही नहीं है, चाहे जितना बना ले। लेकिन जो हमारी आंखें होती हैं, ह्यूमन आई, वो 576 मेगापिक्सल की होती है। तो अगर किसी कैमरे से इससे ज़्यादा मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अगर बना भी लिए तो नंग आँखों से हम बस उतना ही देख पाएंगे, 576 का। तो फिर इससे ऊपर जाने का कोई सेंस भी नहीं बनता। बहरहाल हाल में ही जो टेक बर्नर है श्लोक श्रीवास्तव, उन्होंने एक फ़ोटो बनाए थे 1000 मेगापिक्सल की। और उस फोटो को उन्होंने कई तस्वीरों को ऐड करके कई चीज़ें उसमें टेक्निकल करके बनाई थी। लेकिन ऐसे तस्वीर का कोई मतलब मुझे दिखता नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है जो थॉमसन जी हैं, आतिक इकबाल जी हैं, शौर्या और सोनू ठाकुर जी हैं। सोनू जी ने एक दिन पहले भी जवाब दिया था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब जो है कई कमेंट्स को उसे लगता है कि स्पैम है तो वो फ़िल्टर कर देता है। तो सोनू जी उस सवाल में भी आपने सही जवाब दिया, आज भी आपने सही जवाब दिया। महेंद्र पाल जी हैं और कुलदीप अयोध्या जी हैं, अयोध्या से हैं ये। इन तमाम लोगों ने सही जवाब दिया और कुलदीप जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि अभी तक जो कैमरे का मैक्सिमम मेगापिक्सल आया वो अभी तक 400 आया है। मोबाइल में भी अभी 100-200 ये सारी चीज़ें चाइनीज़ कंपनियां दे रही हैं, लेकिन अभी तक मैक्सिमम पॉसिबल 400 मेगापिक्सल ही आया है। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और आते हैं आज के सवाल के ऊपर। दरअसल जब आग जलती है, आपने अगर आग जलाई होगी और आग देखा ही होगा, और पुराने ज़माने में आग जब जलाई जाती थी तो आग को खाना बनाने से ज़्यादा रोशनी के लिए, सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कहीं आग जल रही है तो आप उसको किलोमीटर दूर से देख सकते हैं कि यहाँ पे आग जल रही है। आग से एक रोशनी निकलती है, अच्छा खासा प्रकाश होता है। लेकिन क्या कोई ऐसी आग है जो जले और एकदम दिखाई भी ना दे, ना कोई प्रकाश हो, ना कुछ हो, आपको एकदम हवा बराबर लगे, बस आप उसके संपर्क में आए तो आप जल जाएं? तो अगर ऐसी आग आपके जानकारी में हो तो मुझे बताइएगा, नहीं हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा। इस सवाल का मैं जवाब दूंगा और इस सवाल का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हो सकता है आज की वीडियो में कुछ कमी आपको लगी हो, बोलने में, उच्चारण में, क्योंकि दिमाग कहीं और लगा था। और एक कारण था, दरअसल मैं इसी ठाकुरगंज थाने में फ़ोन कर रहा था और ये ठाकुरगंज थाने में फ़ोन करते करते वो फ़ोन बिहार के किसी थाने में लग गया और मैं वहाँ पे केस के बारे में पूछ रहा हूँ। सामने वाला पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, चूँकि उसको बेचारे को जानकारी नहीं थी। मैं पूछ रहा हूँ कि कोई ममता मर्डर हुआ और सामने वाले को कुछ पता नहीं, तो कह रहा आप कहाँ मिलाए हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं, आप कौन बोल रहे हैं, कैसा मर्डर, क्या मर्डर। तो काफ़ी देर तक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और काफ़ी सारी चीज़ें फिर उसमें हुई और अभी तक इस थाने से मेरी बात भी नहीं हो पाई, तो लिहाजा थोड़ी बहुत त्रुटि इसमें रही होगी। लेकिन उम्मीद है आगे से ऐसा नहीं होगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।